हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। उसके बारे में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों के बारे में बताया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी आपको सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, जिसके खोजकर्ता कौन हैं? चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता को खोजा था। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में अपनी पत्रिका, कौन सी है उनकी पत्रिका, नैरेटिव्स ऑफ जर्नीज में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। बर्टन बंधु, जिसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक तो जेम्स बर्टन और दूसरा विलियम्स बर्टन। इन दोनों के ठेकेदारी में सन 1856 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के बीच, जो कि दोनों लाहौर और जो मुल्तान है वो पाकिस्तान के ही अंतर्गत आते हैं, इन दोनों के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ, हड़प्पा जो कि प्राचीन काल में पाकिस्तान का ही हिस्सा था, हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ मिट्टी में दबी बहुत सी ईंटें मिली जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर ली। यानी कि जो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन थे, उन्होंने जो लाहौर और मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछवाई थी ना, तो जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें के अवशेष जो थे दबे हुए, उन ईंटों को उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया था। अगला हम देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि 1853 से 1856 ईस्वी तक का था। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा भी की थी और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता इनको नहीं प्राप्त हो पाई थी, इसीलिए ये असफल रहे थे। सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई थी। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। किन लोगों को? एक तो राय बहादुर दयाराम साहनी को और एक राखालदास बनर्जी को, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई प्रारंभ करवाई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता और जो राखालदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेषों को खोज निकाला था। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। अब हम देखते हैं काल निर्धारण व विचार। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी हमको मिली है, वे सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इकट्ठा की गई हैं। इस सभ्यता के बारे में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारित करते हैं। सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा सन 1931 में सिंधु सभ्यता की जो तिथि थी 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो तिथि थी वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, लेकिन इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल जो थे उनके द्वारा मान्यता दी गई थी। मुख्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता की स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। 2500 से 1750 जो है वो सिंधु सभ्यता का काल क्रम है। अगला हम देखते हैं नामकरण, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका नामकरण किस आधार पर रखा गया था। तो इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे, यानी कि जो प्रारंभिक स्थल थे, इसका मतलब है कि जो जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था उस टाइम कौन कौन से स्थल खोजे गए थे, वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, इसीलिए सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी
जाना गया था। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसके अब तक 3 नाम हो चुके हैं। कौन कौन से? एक सिंधु सभ्यता, एक सिंधु सरस्वती सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अगर पेपर में आ जाए कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच में पाए गए थे, यानी कि खोजे गए थे। और अगर कोई पूछे आपसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे इसके कुछ क्षेत्र पाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा में खुदाई की थी, तो इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। किसने रखा था? दयाराम साहनी ने। किस सन रखा था? 1921 में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके निर्माता। विदेशी इतिहासकार जो थे सर जॉन मार्शल थे, हीलर थे, गार्डन चाइल्ड आदि थे। इनके अलावा इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। राखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ लोग थे। अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो नगर की जितनी भी विशेषताएं होती हैं ना, नगर जिसको हम शहर के नाम से जानते हैं, जितनी भी विशेषताएं होती हैं वे सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थीं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वहाँ पर वस्त्र से लेकर भोजन तक की समुचित व्यवस्था थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसीलिए यह सभ्यता क्या थी? नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य, जो कि टीन और तावा का प्रयोग करते थे, इसी को हम कांसे के नाम से भी जानते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कांसे, जो कि टीन से और तावा से बना हुआ है, उसका प्रयोग करते थे। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि अब तक हमारे जो सिंधु सभ्यता थी उसके 4 नाम हो चुके हैं। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंतर्गत हमें ना तो कोई साक्ष्य प्राप्त है और ना ही उनको पढ़ा गया है। जब तक हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए आप, ये तो साधारण सी बात है, साक्ष्य नहीं है तो पढ़े ही नहीं गए होंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा है कि उसके साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी कि पढ़ा नहीं गया है तो वह समझा भी नहीं गया होगा। तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसको? सिंधु सभ्यता को। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत ही शांति से रहते थे। अतः सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता भी थी। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसीलिए इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक 5वां नाम और आ गया है आपके सामने, इसको विस्तृत सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी ले लेते हैं। जैसे हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं, यानी कि जैसे हम उर्दू लिखते हैं उसी प्रकार उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर नहीं, बल्कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलों के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें हैं वह गेहूं और जौ थी। अब हम देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता थी वह हमारे पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो
जो सिंधु सभ्यता थी जो उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, और जो पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये चारों जगह पे ये सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस प्रकार का था, आ सकते हैं क्वेश्चन में। वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था, आयताकार था या रेखाकार था, तो आप आसानी से बता सकते हैं तो त्रिभुजाकार था। और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी के आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसा कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जिसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, जो कि रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान स्थिति देखें तो पश्चिम पंजाब का मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड हम देख लेते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो जो कि राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत का लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है, ये वहाँ पर स्थित है वर्तमान में। और तीसरा हम देख लेते हैं 1931 में चहुंदड़ो जो कि जिसके उत्खननकर्ता हैं गोपाल मजूमदार, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान स्थिति के बारे में देखें तो सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर यह बसा हुआ है। चौथा हम देख लेते हैं 1953 में कालीबंगा, बीबी लाल और बी के थापर जो कि घंगर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो कि भारत में ही स्थित है, राजस्थान। और पांचवा नंबर देख लेते हैं 1953 कोट दीजी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा आप कि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे है। जैसे इसके जो उत्खनन करता है इसको आप याद नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रंग है, इसमें भी रंग है उत्खननकर्ता में, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। रंगपुर और रंगनाथ राव एक ही है। रोपड़ यज्ञदास शर्मा है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और इसका अगर हम वर्तमान में पता लगाएं तो ये पंजाब का रोपड़ जिला जो कि भारत में ही है, वहाँ पर स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है इस टाइम वर्तमान में। रंगनाथ राव जो कि उत्खननकर्ता थे, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान स्थिति मैंने अभी आपको बताया था गुजरात का अहमदाबाद जिला जो कि भारत में ही स्थित है। इसके बाद जो आलमगीरपुर और बनावली और धौलीवीरा है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। लास्ट वाला धौलावीरा जो दे रखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके उत्खननकर्ता का नाम है रविंद्र सिंह विष्ट, यानी कि जिनको RS विष्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि मनहर व मानसर नदी के किनारे पर स्थित है, और जो गुजरात का कच्छ जिला है भारत में वहीं पर वर्तमान में है। अब हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार रूप में किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। अन्नागार जो कि खाने के लिए यूज की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। क्या? स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपति के नाम से जाना जाता है,
की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यह सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे। यहाँ से अग्निकुंड का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहते हैं। यहाँ से मिट्टी की मोहरें और मृदभांड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण भी मिलता है। कालीबंगा, लोथल और सतकोलसा से सिंधु कालीन घोड़ों के 80 पंजर मिले हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक स्थल था, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। यहाँ से समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मन के बनाने के कारखाना चहुंदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना की सबसे अधिक प्रचलन थी। कुवड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों की पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के समाज मातृसत्तात्मक समाज थे, यानी कि इसमें माता का दर्जा उच्च था। सिंधु सभ्यता के लोग प्राय सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित था। शवों को जलाने और दफनाने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है, जो कि गुजरात में स्थित है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में सबसे अधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः बाढ़ माना जाता है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था वो बाढ़ के ही कारण हुआ था। R.S. स्टेन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। इसके बारे में सभी के अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर माना जाता है कि बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको पुरानी वीडियो नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और आपको अगर नई वीडियो चाहिए तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए देरी न करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।